आप लोग क्या लगा था, क्या माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी खत्म हो गई? वेल, बात करें तो माइक्रोमैक्स ने एक पार्टनरशिप करी थी एक फाइसन नाम की कंपनी के साथ, ताइवानीज की, और मीफी एक नई कंपनी निकल कर आई। और आज के समय में ये लोग इंडिया में एंटरप्राइज ग्रेड की एसएसडी बना रहे हैं। और क्या आप लोग को मालूम है कि दुनिया में सिर्फ 7 कंपनी जो एंटरप्राइज ग्रेड की एसएसडीज को मैन्युफैक्चर यहाँ पर करती है। चलिए वो छोड़िए, माइक्रोमैक्स की एक मैन्युफैक्चरिंग आर्म है भागवती, जिसका नाम मैंने कई बार लिया है। लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि इस कंपनी ने वीवो की फैक्ट्री को एक्वायर कर लिया और आज के समय में वीवो, ओप्पो, रियलमी, मोटरोला, इवन एसर, लेनोवो की प्रोडक्ट्स को भी ये लोग यहाँ पे अपने अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। इन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है जो कि ओडीएम है, हुआकिन। और आज के पास इनके पास काफी कैपेबिलिटीज है कि या किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक मोबाइल फोन को यहाँ पे बना सकते हैं और डिजाइन करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात कि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी यहाँ पे सिर्फ इसलिए तबाह हो गई थी क्योंकि वो मोबाइल फोन के ऊपर फोकस नहीं कर पाई और लोगों का भरोसा कूद गई। लेकिन सच बात है कि माइक्रोमैक्स का जो इनर पिवट था वो काफी इंटरेस्टिंग था। यानी कि एक बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकता उन लोगों के लिए कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार चाइनीज ने आके इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर कर दिया, लेकिन चाइनीज को आज के समय में बैक एंड में किसी न किसी इंडियन कंपनी की जरूरत पड़ रही है जिससे किसी न किसी तरीके से इंडिया में अपने फोन्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बेच सके। यानी कि इंडियन कंपनीज का जो रोल जो यहाँ पे पहले फ्रंट एंड में था वो आज के समय में बैक एंड में हो चुका है, जिसके वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है भागवती के साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये काफी बड़ा एग्जांपल है जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ओडीएम पार्टनर बन के बैठे हो कई सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। इसके साथ ही लावा का भी क्रेजी एग्जांपल है क्योंकि एक जमाने में लावा ने मोटरोला, नोकिया के प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे अपनी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया है। और लावा का तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ क्योंकि लावा एक ऐसी कंपनी निकल कर आई थी जो इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि लावा ने शुरुआत से ही खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट किया था। उसके पास पहले भी प्लांट था, आज भी प्लांट है, जिसके अंदर फीचर फोन भी बनाते हैं, जिसके अंदर वो अपने खुद के स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं। और इस कैपेबिलिटी के साथ ही किसी और कंपनी के ऊपर मोबाइल फोन यहाँ पे बनवाना है तो लावा उसके लिए यहाँ पे मोबाइल फोन को बना सकती है। इवन आपको ये भी बता सकता हूँ कि लावा जैसी कंपनी 1100 करोड़ रुपए तो और इन्वेस्ट कर रही है जिससे इंडिया के अंदर और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लाया जा सके, जहाँ पे पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चार्जर्स हो गए, डिस्प्ले पैनल हो गए। नॉट जस्ट कि आपका आईपीएस एलसीडी मिलेगा, यहाँ तक मैंने कंफर्म किया कि एमोलेड डिस्प्लेस को भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि लावा सिर्फ अपने लिए सारी चीजें बनाने वाला है। लावा का प्लान ये कि मार्केट में अगर टके रहना है तो खुद के लिए नहीं, सबके लिए प्रोडक्ट बनाओ, सबके लिए मैन्युफैक्चर करो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को अगर यहाँ पे अगर आगे निकलना है और खुद के ब्रांड यहाँ पे क्रिएट करने, पूरा इकोसिस्टम लाना है ना, तो पहले मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज को ही यहाँ पे क्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज जब तक क्रैक नहीं होगी ना, तब तक हम क्या कहेंगे, चाइना के आगे हाथ फैला के बैठे रहेंगे और वो जो प्रोडक्ट, वो जो डिजाइन देंगे ना, उसी में ही आगे बढ़ना होगा। यानी कि अगर कहानी को अगर मैं शुरुआत से सिंपल समझाऊं तो क्या होता था, पहले 2015 से पहले तक इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट का कल्चर था, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। और 2015 के बाद से जो चीज हुई थी वो थी असेंबली, यानी कि हम लोग से बाहर से कंपोनेंट आते थे, उनको चिपका के ये ले जाते थे। 2015 से 2020 तक असेंबलिंग वाला चीज चली, जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स को आपस में लेके चिपका के काम कर रहे थे। लेकिन 2020 के बाद से धीरे धीरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शिफ्ट हुए, यानी कि हम सिर्फ असेंबलिंग से बाहर के पार्ट्स को चिपकाने का नहीं, उसमें से कुछ चीजों को बनाने का भी काम यहाँ पे करने लगे। जिस वजह से आज के समय में 30 से 40% जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी एवरेज बेसिक स्मार्टफोन में, वो हम इंडिया से सोर्स करते हैं। और इसके बाद जो अगला जो लेवल है वो हम धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, जो कि होता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, इंडिया में एमोलेड डिस्प्ले पेन को बनाना, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को यहाँ पर बनाना, यहाँ तक कि डिस्प्ले का सेंसर चलो इंडिया में नहीं बन सकता, लेकिन डिस्प्ले मॉड्यूल तो बन सकता है। यानी कि सेंसर ले लिया, लेंसेस ले लिए, पैनल बना लिया और पूरा मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। पीसीबी के इंटरनल चिप्स को अभी तक बना नहीं पाए, लेकिन हम लोग पीसीबी को यहाँ पे क्रिएट तो कर सकते हैं। अभी तक हम लोग चार्जर भी नहीं बना पाते थे, लेकिन चार्जर केबल्स ये सब भी बनने लगे। यानी कहने का मतलब है कि एज ऑफ 2026 में बात करूं तो अभी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसके बीच में कहीं खड़े हैं, जहां पे देखा तो प्रॉपर असेंबली जो रहती थी उससे आगे भी निकल चुके हैं, लेकिन प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी कंपोनेंट वगैरह की, उस तक अभी हम अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि अभी भी हम ज्यादातर जो चीजें रहती है वो इन हाउस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन सर कुछ ही समय की बात है, क्योंकि एक टाइम धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा आएगा कि जहाँ पे हम धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स की, इन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे। ऑलरेडी आईफोन के साथ ये चीज शुरू हो चुकी है। आईफोन के कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इंडिया में ही बनाता है और इंडिया में इनकी असेंबलिंग वगैरह भी की जाती है। और हाँ, ये भी बता सकता हूँ, मेजॉरिटी आईफोन्स जो नए आईफोन 17 की लाइनअप के थे, जितने भी बिक रहे थे इंडिया में, वो ज्यादातर इंडिया में ही बने हैं यहाँ पे। और इंडिया के बाहर जो चीज एक्सपोर्ट की जाती है सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर, वो भी उन्हीं का ही आईफोन होता है। तो इंडिया ने असेंबलिंग वाली चीज को तो बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लिया, लेकिन अब कंपोनेंट
मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ को तो यहाँ पे क्रैक करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम और चीज़ें बना पाएँ। लेकिन इसके बाद बात करें तो लेवल और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद होता है आपका एक खुद का स्मार्टफ़ोन या प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। और सच बात है कि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 15,000 तो क्या 20,000 का, 20,000 के नीचे कोई भी कंपनी, कोई भी फ़ोन ले लो, कोई भी कंपनी अपना खुद का फ़ोन डिज़ाइन नहीं कर रही है। कोई चाइनीज़ पार्टनर बैठा हुआ है चाइना में, एक ओडीएम पार्टनर उसके पास जाके अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। इवन जितनी भी खुद चाइनीज़ कंपनीज है वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन को डिज़ाइन नहीं कर रही। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज वीवो ले ले, Xiaomi ले ले, ये भी इनका मेजर फोकस होता है प्रीमियम और महंगे फ़ोन के ऊपर, वो खुद डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जितना भी बजट फ़ोन होता है ना, एक खुद डिज़ाइन नहीं करते, किसी चाइनीज़ कंपनी को पकड़ के ला के अपना लोगो लगा के बेचते हैं। और यही ओडीएम वाला डिज़ाइन चल रहा है। और धीरे धीरे इंडिया को अब इसी डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में कूदना है। और यहाँ पे 20,000 रुपये के नीचे सिर्फ इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है कि इतना सारा पैसा फेंक के खुद का प्रोडक्ट यहाँ पे डिज़ाइन करना। इवन ये ओडीएम वालों को बोलते हैं कि हमारी ऐसी स्किन है, जैसे Xiaomi बोलेगा हमारा HyperOS स्किन है, वीवो बोलेगा OriginOS है, कि इस तरीके का OriginOS है, ये लो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके, चेंजेस करके, इसको कस्टमाइज़ करके, इसके अंदर चेंजेस करके, ऑप्टिमाइज़ करके हमारे फ़ोन के अंदर डाल दो। और इन सब का जो डिज़ाइन वगैरह रहता है वो हम इंडिया ले जाएंगे और इंडिया में कंपोनेंट्स और पार्ट्स को अरेंज करके वहाँ पे हम इसकी असेंबलिंग शुरू कर देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो बिजनेस था इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से बूम किया। और आज भी काफ़ी सारी कंपनी इस तरीके से इवॉल्व हो गई जो इंडिया में अगर मोबाइल फ़ोन को अगर सिर्फ असेंबलिंग करके बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते, क्योंकि लिटरली बजट फ़ोन चाइना से लाके इंडिया में बेचना बहुत ही महंगा सौदा हो सकता है। हालांकि बात की जाए तो इस चीज़ में कुछ गलती नहीं है। यहाँ पे ओडीएम वाले पार्ट में क्या रहता है कि डिज़ाइनिंग तो इंडिया में नहीं होती लेकिन चाइना में डिज़ाइनिंग होती है, जिस वजह से कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो यहाँ पे डिज़ाइन को एग्जैक्टली में खरीद लेती है सामने वाली कंपनी से कि यहाँ पे सारा पैसा लो और ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा एक्सक्लूसिव हो गया, इसके आईपी राइट्स, ओनर राइट्स हमारे पास हो गए, अब इसको यहाँ पे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और 20-25 हज़ार रुपये के रेंज में यही ज़्यादातर खेल हर दूसरी कंपनी यहाँ पे कर रही है। मार्केट में सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनी जो लिटरली ओडीएम के ऊपर एक सामने वाले के डिज़ाइन के ऊपर तो रिलाई नहीं करती। एक है आपकी एप्पल जो खुद डिज़ाइन करती है लेकिन सामने वाले से मैन्युफैक्चर करवाती है, और दूसरी है गूगल जो खुद डिज़ाइन करती है पिक्सल फ़ोन को सामने वाले से बनवाती है। इवन सैमसंग की भी एन सीरीज़, एफ सीरीज़ के सारे फ़ोन्स कहीं ना कहीं यहाँ से डिज़ाइन होते हैं। लेकिन चलो डिज़ाइनिंग वाली चीज़ इंडिया में आगे धीरे धीरे लोगों ने चाइना जाके चीज़ें सीख ली और इस तरीके से काम करने लगे। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद अगला मेजर इनोवेशन होता है खुद का टेक्नोलॉजी क्रिएट करना, यानी कि खुद के इन हाउस टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जो इंडिया में रहे, इंडिया के लोगों के द्वारा डिज़ाइन की जाए और लोग उसे यहाँ पे यूज़ करें। यानी कि इट कुड बी एनीथिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की एल्गोरिदम्स क्रिएट करना, स्मार्टफोन के अंदर एआई के अंदर किस तरीके से काम होता है वो क्रिएट करना, कैमरा यहाँ पे किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए वो काम करना, कैमरे के लिए स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स लिखना, एचडीआर के अंदर काम करना, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्रिएशन करना। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी क्रिएट करना कि यार ये मैंने चीज़ इन्वेंट करी है, इसका मेरे पास टेक्नोलॉजी राइट है और ये चीज़ मेरा आईपी है। इसी चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि जब तक आपके पास कोर पेटेंट, कोर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड करोगे। 5G केस में यही हुआ था। 5G के जो मेजॉरिटी पेटेंट्स थे वो बाहर थे, इसलिए हमें उन पेटेंट्स की लाइसेंसिंग इंडिया में करनी पड़ी। और इंडिया में जियो जैसी कंपनी ने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करे वो ज़्यादातर बाहर के लाइसेंसेस के ऊपर थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। इंडिया में आईपी क्रिएशन हो रहा है सॉफ्टवेयर के साथ साथ। यहाँ पे आपकी CPU की डिज़ाइनिंग के अंदर जो फैबुलस कंपनीज का जो बिगेस्ट R&D सेंटर्स है, जैसे एनवीडिया हो गया, इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, इनके काफ़ी इंडिया के अंदर है, जहाँ पे चिप डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम का काम होता है वो होता है, ताकि 6G के अंदर काफ़ी सारे जो पेटेंट्स है वो इंडिया से फाइल किए जाए। आज के समय में ये टारगेट है बाय 2030, और ये कोशिश की जा रही है कि 2030 तक इंडिया में जो 6G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो उसका मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इंडिया से ही निकल कर आए। कंपोनेंट भी इंडिया में बने, चिप्स भी इंडिया में बने, और इवन 6G मॉडेम की टेक्नोलॉजी भी कुछ हद तक इंडिया में हो, ताकि जो IP राइट्स होते वो भी आए। लेकिन जर्नी अभी दूर है, अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से सब होने में 2030-35 लग जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक झटके में, एक साल में नहीं होती। इंडिया ने करके दिखा दिया कि 10-11 साल में हम जिस लेवल पे पहुंच गए ना,
चाइना को ये अचीव करने में 15-20 साल 25 साल लग गए थे। चाइना ने सिंपल ये करा कि चाइना को ये पता था कि हमारे पास सारा सामान नहीं आ सकता, सारी टेक्नोलॉजी हम ओन नहीं कर सकते। चाइना ने स्मार्टनेस बताऊं क्या खेली, तो उसने एक खोला कि बाहर की कंपनीज को लाइक करो कि हमारे अंदर आए, हमारे अंदर इन्वेस्ट करे पैसा सारा, और वहाँ पे क्या रहेगा कि वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी ने सीखा, चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ ने सीखा कि टेक्नोलॉजी कैसे होती, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती, सारी चीज़ें यहाँ पे खुद सीखी। उसके बाद जा जाके अपनी कंपनीज खड़ी करी, अपने प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू करे। और शुरुआत में आपको पता है कि चाइनीज़ कंपनीज के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट थे, मैं आज से 16 साल पहले 2010 की बात कर रहा हूँ, बहुत ही घटिया लो क्वालिटी के होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 5-6 साल बाद क्वालिटी को इंप्रूव किया, क्वालिटी को बेटर किया, जिस वजह से आज के समय में यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ देखने को लगी। सेम केस विद इंडियन कंपनीज के साथ चल रहा है। आज के समय में जो इंडियन कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में कर रही है, और उन्हें पता है कि स्मार्टफोन स्पेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, मेमोरी क्राइसिस चल रहा है, कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पे अभी हाथ डालना काफ़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन इसके फ़ायदे ये उठा सकते हैं कि बाकी कंपनीज का यूज़ करके अपनी बैकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और एक बार उनका बैकएंड स्ट्रॉन्ग होंगे, टेक्नोलॉजी क्रिएट होने लगी, तो जब मार्केट बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाएगा तब एक मेन स्ट्रीम ब्रांड के रूप में अपनी एंट्री हो सकती है। यार यही चीज़ करी यार। आप लोग क्या लगता है कि Xiaomi, Vivo, Oppo, इनको क्या सपना आ गया कि इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट का, इंडिया में हमें आना चाहिए? भाई एग्जैक्टली उन्होंने ये देखा कि माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी यहाँ पे क्या कर रही थी कि चाइना से फ़ोन ला के बेच रहे थे, तो उन्हें लगा कि चाइना के फ़ोन अगर ला के ये लोग चाइना में का इंडिया में बेच सकते हो तो चाइनीज़ कंपनी खुद ला के क्यों नहीं बेच सकती। वहीं से कहानी बदलना शुरू हुई थी। और हाँ, देखा जाए तो 15-16 साल में काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं 2026 के अराउंड, लेकिन अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ तो 2030-35 तक चीज़ें और बेटर इवॉल्व हो सकती हैं, और बेटर टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ सकती हैं, और नया जो बिग इनोवेशन होता है ना वो भी आ सकता है। हालांकि ग्लोबल लेवल में भी हम थोड़ा सा पीछे, अभी भी इंडिया के अंदर जो फैब्रिकेशन हो रहा है वो भी चिप्स का काफ़ी बेसिक लेवल पर है। 2 nm तक आने में, 3 nm तक आने में और 7-8 साल और लग जाएंगे। लेकिन बस एक बात देखिए कि इंडिया में एक बार कोई चीज़ शुरू हो जाती है ना, वहाँ पे हम स्केल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब 6-7 साल पहले इंडिया में आईफोन्स कहाँ बनते थे, आज जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं आईफोन वो इंडिया से होते हैं। इस तरीके से सोचा जाए तो कहानी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बदली है, और लग रहा है कि अगर इसी तरीके से और ग्रो करते रहा, और जैसे माइक्रोमैक्स ने कमबैक लिया, ऐसे बाकी कंपनीज भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और स्ट्रॉन्ग बैकिंग क्रिएट करें कि किस तरीके से हम लोग और ज़्यादा से चीज़ें इंडिया में बना पाएँ। इवन लावा का तो क्लियर फोकस है कि यहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में ही डिज़ाइन करके इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उससे एक लेवल ऊपर निकल के हम खुद ही IPs क्रिएट करें, वो भी एक दिक्कत है। इवन मैंने तो कंपनी के बारे में सुना है कि एक कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे खुद की बैटरी बनाने पे काम कर रही है, और उनका प्लान ये कि हम वो बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना चाहते तो चाइना ने करी सिलिकॉन कार्बन, हम उनसे भी एक लेवल ऊपर जाके अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हालांकि वो अभी मास प्रोडक्शन से काफ़ी दूर है, लेकिन इस डायरेक्शन में सोचना और अभी से काम करना और पेटेंट फाइल करना, IP लाना, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखेंगे इंडिया में खुद का बैटरी, खुद का चिप, खुद का सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें मिले तो बहुत बेहतरीन चीज़ें होंगी। क्या जो भी अपडेट्स आएंगी सारी की सारी चीज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी, लेकिन मेरे को लगा कि ये भी कैसी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाय द वे, इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।